अच्छा, अब इन स्टेप्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वैसे तो आपको एक बेसिक्स आइडिया हो ही गया है कि क्या क्या होता है। तो पहला स्टेप है जी प्लानिंग एंड रिकॉनेसेंस। प्लानिंग एंड रिकॉनेसेंस में आप क्या कर रहे होते हैं, स्कोप डिफाइन कर रहे होते हैं, गोल्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि स्कोप क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक कंपनी ने कहा कि जी ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट की सिक्योरिटी को टेस्ट करना है, इसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है। अब आपके स्कोप में क्या होगा, आपके स्कोप में वो वेबसाइट होगी प्लस वो वाला वेब सर्वर होगा। अगर वो वाला वेब सर्वर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उस सर्वर को आप हैक कर लेते हैं, तो आप मज़ीद उस नेटवर्क के अंदर किसी सर्वर को नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके स्कोप में नहीं है। कस्टमर ने आपको कहा है कि जी सिर्फ ये वेब सर्वर चेक करना है, सिर्फ ये वेबसाइट चेक करनी है, इस वेबसाइट की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है। अब वो उस वेबसाइट की पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान आपको एक ऐसी वल्नरेबिलिटी मिली जिससे आपने एक्सप्लॉइट किया और आपने उस सर्वर का एक्सेस गेन कर लिया। अब आप उनके इंटरनल नेटवर्क के अंदर चले गए। अब वहाँ से आप अगर किसी और नेटवर्क के नोड पे या किसी और सर्वर पे मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने उस वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ किया, आप उस वेब सर्वर पे आ गए। अब आप उस वेब सर्वर से आगे डेटाबेस सर्वर पे मूव करने की कोशिश करेंगे तो आप लीगली बाउंड हैं। लॉ के हिसाब से आपके ऊपर केस हो सकता है कि भाई आप इस चीज़ के लिए, ये चीज़ आपके स्कोप में नहीं थी, आपने इसको क्यों टेस्ट किया। ठीक है, तो स्कोप आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। स्कोप को पहले से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये प्लानिंग में होता है। कस्टमर जब आपको कहता है कि जी आपने वेब एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, तो आप उससे क्लियर करें कि जी वेब एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे तो क्या उससे आपका मतलब वेब सर्वर भी है। अगर वो कहे हाँ जी वेब सर्वर भी है, आप उससे एक्सप्लिसिटली पूछें कि अगर वेब सर्वर कंप्रोमाइज़ करने के बाद आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर हमें कोई नोड मिलती है जो इस वेबसाइट से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल इसका डेटाबेस सर्वर है, तो क्या वो भी स्कोप में आएगा। अगर कस्टमर आपको क्लियरली बताता है कि भाई वो स्कोप में नहीं है, तो आपने उसको नहीं छेड़ना। अगर कस्टमर कहता है हाँ इस वेबसाइट के साथ जो लिंक्ड एप्लीकेशन सर्वर है वो भी स्कोप में आएगा और इसी वेबसाइट के साथ लिंक जो डेटाबेस सर्वर है वो भी स्कोप में आएगा, तो आप उससे ये चीज़ प्रॉपरली इन रिटर्न स्टैम्प पेपर के ऊपर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लीगल एग्रीमेंट होता है, ये आपका एक लॉ के ऊपर कोर्ट में चैलेंजेबल होता है। इसको आपने एक नॉर्मल ईमेल के ऊपर नहीं करना होता है, ये स्टैम्प पेपर के ऊपर आप प्रॉपर अपना स्कोप लिखते हैं कि भाई ये चीज़ें स्कोप में हैं और हम इनको टेस्ट करेंगे और इसके अलावा हम किसी और चीज़ को टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्कोप स्कोप डिफाइन करना, स्कोप को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपके गोल्स होते हैं जो आप देखें। फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है, जब वो किसी पेनिट्रेशन टेस्टर को या किसी सिक्योरिटी वेंडर को एक प्रोजेक्ट दे रही है या उसको हायर कर रही है, उसको कोई टास्क दे रही है, तो उसका एक पर्पस होता है, उसका एक गोल होता है। ऐसे ही तो नहीं बस कि हाँ जी ये मैंने वेबसाइट बना ली, इसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो, क्यों कर लो, उसका एक गोल होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट है किसी बैंक की, तो उसका क्या गोल है, उसका पर्पस ये है कि जी इसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मेरे कस्टमर्स के जो फाइनेंसेस मेरे पास बैंक के पास पड़े हुए हैं वो सिक्योर रहें, कस्टमर को किसी तरीके से फाइनेंशियल लॉस ना हो। ठीक है, तो इस तरह एक गोल होता है, तो आपने उस गोल के हिसाब से अपनी टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, फिर इसी तरह इंक्लूडिंग द सिस्टम्स टू एड्रेस, ये वही बात है स्कोप वाली जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है वो है इसी पे बेसिकली ये दो स्टेप्स प्लानिंग एंड रिकॉनेसेंस इसने मर्ज किए हुए हैं। मैंने आपको बताया कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, डिपेंड करता है, हर कंपनी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, इसने जो मेरे पास नोट्स हैं इसमें प्लानिंग एंड रिकॉनेसेंस एक एक साथ है। रिकॉनेसेंस इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आपने इंटेलिजेंस गैदर करनी है कि अच्छा अब ये कोई भी जो चीज़ आपको कस्टमर ने दी है कि ये आपके स्कोप में है, आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि अच्छा ये वेब सर्वर है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, किस डीएनएस से जोन से इसका ताल्लुक है। उसके बाद फिर डेटाबेस बैकएंड पे किस तरह है, इसका आर्किटेक्चर किस तरह से है, मीन्स कि उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे एक्चुअल टेस्टिंग करने से पहले। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है वेबसाइट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, वेबसाइट के पेजेस किस तरह के हैं, फॉर्म्स हैं या नहीं है, लॉगिन की फंक्शनलिटी है या नहीं है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। तो आप कोई भी चाहे वेब एप्लीकेशन है, चाहे नेटवर्क एप्लीकेशन, नेटवर्क की पेन टेस्टिंग है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आप इसकी सबसे पहले टेस्टिंग से पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने फिर प्रॉपर स्कैनिंग या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। स्कैनिंग या वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मैनुअल भी हो सकती है, स्कैनिंग के थ्रू भी हो सकती है। स्कैनिंग में आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जो स्कैन करते हैं किसी भी वेबसाइट को,
उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज होती हैं तो आपको बता देते हैं मैनुअली। जो होती है, आप वैसे तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आपको किसी ने प्रोजेक्ट दिया तो उस, उसका पर्पस यही होता है कि इसको मैनुअली टेस्ट किया जाए, क्योंकि जो टूल्स होते हैं स्कैनर वगैरह ये तो कस्टमर ने खुद भी परचेज किए होते हैं। हर बैंक के पास टूल्स होते हैं, हर टेलको के पास, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो सिक्योरिटी अवेयर है उनके पास ये टूल्स होते हैं, उन्होंने परचेज किए होते हैं। स्कैनिंग तो वो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका पर्पस जो आपको प्रोजेक्ट देने का होता है वो स्कैनिंग नहीं होता। तो ऐसा ना हो कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिए कि जी मेरी ये वेबसाइट टेस्ट कर दें तो आप उसके ऊपर स्कैनर चला के तो उसको रिपोर्ट दे दें, ऐसा नहीं होता। आपने उसको मैनुअली टेस्ट करना होता है। इसकी रीज़न क्या है? जब एक काम एक टूल से हो सकता है, एक काम एक सॉफ्टवेयर से हो सकता है, तो आप उसको मैनुअल क्यों उसके ऊपर एफर्ट पुट करते हैं? एक क्वेश्चन आता है ज़हन में कि आपके पास जब टूल्स अवेलेबल हैं तो आप उन टूल्स को ऑटोमेट करके अपना काम आसान क्यों नहीं कर लेते? आप क्यों मैनुअल टेस्टिंग करते हैं फिर से? देखिए, जो टूल्स हैं वो किसी डेवलपर ने लिखे हैं। उसके अंदर कुछ पहले से कुछ पेलोड्स होते हैं, कुछ लॉजिक्स लगी हुई होती हैं जिसकी बेस पे वो आइडेंटिफाई करता है कि ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं। जो बिजनेस लॉजिक की चीज़ें होती हैं वो आपको कैसे पता चलेंगी? कोई भी टूल, कोई भी स्कैनर कभी भी बिजनेस लॉजिक को टेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस लॉजिक हर एप्लीकेशन की डिफरेंट होती है। एक इंटरनेट बैंकिंग की जो वेबसाइट है उसकी बिजनेस लॉजिक डिफरेंट है, और इसी तरह एक जो किसी टेलको की वेबसाइट है उसकी बिजनेस लॉजिक डिफरेंट है। दोनों का जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग में आपके फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक बंदा दूसरे को पैसे भेज रहा है, लेकिन जो आपकी टेलकोस की साइट है उसमें आप फॉर एग्जांपल लोड कर रहे हैं किसी मोबाइल नंबर के ऊपर, तो दोनों की बिजनेस लॉजिक में फ़र्क होता है। तो जो आपकी स्कैनर्स वगैरह होते हैं ये कभी भी बिजनेस लॉजिक को टेस्ट नहीं कर सकते, तो आपने बिजनेस लॉजिक को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस सेकंड पॉइंट ये है कि जो स्कैनर्स होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट, इतने क्या, वो इंटेलिजेंट नहीं होते, वो स्टैटिक होते हैं बस, ठीक है। एक पेलोड भेजेगा, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी बेस पे वो बता देगा ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं। लेकिन उस वल्नरेबिलिटी को एक्चुअली एक्सप्लॉइट कैसे करना है ये स्कैनर नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यही फ़र्क है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आप सिर्फ वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हाँ जी बस इस वेब एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे सीक्वल इंजेक्शन है, बस दैट्स इट। ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है। लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है? अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे सीक्वल इंजेक्शन है, इसको एक्सप्लॉइट करें। एक्सप्लॉइट किया, आपको क्या आइडेंटिफाई हुआ? आपने डेटाबेसेस निकाल लिए, डेटाबेस में आपको पासवर्ड्स मिल गए यूज़र्स के, आपने एडमिन से लॉगिन कर लिया। अब आप एडमिन से लॉगिन करके आपने कोई अपलोड का फॉर्म ढूंढा और वहाँ पे कुछ अपलोड कर दिया। तो अब मैक्सिमम आगे 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 जाने की कोशिश करते हैं कि हर स्टेप पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आगे कहाँ यूज़ हो सकती है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ये फ़र्क है, ठीक है। फिर उसके बाद गेनिंग एक्सेस, जब एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाती है उसको आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर गेनिंग एक्सेस वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। उसके अंदर क्योंकि आप सिर्फ वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे होते। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने के बाद जब आपको एक्सेस मिल जाता है तो आप जब एक्सप्लॉइट कर लेते हैं तो आप उस सिस्टम या उस सर्वर की एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्सेस आपको किसी तरीके से मिल जाए। उसके बाद जब आपको एक्सेस मिल जाता है तो आपके पास एक फोर्थ स्टेप आता है, मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस में क्या होता है कि आपने एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया और आपने एक सिस्टम का एक्सेस गेन किया। मजीद अब आपके पास, अभी आपने काफ़ी सारे टेस्ट केसेस परफॉर्म करने हैं, आपने अभी एप्लीकेशन टेस्टिंग कंप्लीट नहीं की, तो क्या अब आप रोज़ दोबारा से वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करेंगे और दोबारा उस सिस्टम का एक्सेस लेंगे? तो ये आपके लिए एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। तो एक दफ़ा जब आपके पास एक्सेस आ जाता है तो आप उस एक्सेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि ताकि नेक्स्ट टाइम कल अगर आप दोबारा टेस्टिंग करें तो आप वहीं से आगे कंटिन्यू करें, बजाय इसके कि आप फिर नए सिरे से उसको स्टार्ट करें। एनालिसिस एनालिसिस में होता है कि जो वल्नरेबिलिटीज़ आपको आइडेंटिफाई होती हैं और जो एक्सप्लॉइट होती हैं उसकी बेस के ऊपर आप एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इस बिज़नेस के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर या कस्टमर्स के ऊपर। उस इम्पैक्ट की बेस के ऊपर आप एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस की बेस पे आप बताते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी जो है ये हाई है, मीडियम है, लो है, क्रिटिकल है, या इसका क्या स्कोर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर सीक्वल इंजेक्शन आइडेंटिफाई हुआ है लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा, ठीक है। मीन्स कि सीक्वल इंजेक्शन आपको मिल गया है लेकिन वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा, आपने अपने सारे टूल्स ट्राई कर लिया, आपने मैनुअली ट्राई कर लिया, किसी रीज़न की वजह से, चाहे कोई फायरवॉल है, चाहे कोई बैकएंड पे सिक्योरिटी है या व्हाटसएवर जो भी मामलात हैं, इसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा, एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता। आप
इस बात पे श्योर हो गए कि ठीक है सिंपल इंजेक्शन है लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता, तो आप इसको क्रिटिकल नहीं करेंगे, आप बता देंगे हाँ ये हाई है, मे बी एक्सप्लॉइट हो जाए लेकिन उसके चांसेस कम है, तो इसको हम क्रिटिकल से हाई पे मूव कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है, इसका इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपके आप एनालिसिस के बाद डिफरेंट जो है इम्पैक्ट की बेस पे आप सिक्योरिटीज बता रहे होते हैं हम लोगों को। ठीक है।